सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। और हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सेशन चल रहा है। ठीक है, मैं प्रीवियसली 2 वीडियोस बना चुका हूँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, आज आखिरी है। ठीक, तो आज हम थोड़ा प्रीवियस ईयर्स वगैरह के बारे में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका IIT जैम में पूछा गया है। ठीक, चेक कर लिएगा आप चाहे तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स फॉलो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 30, 0.5 देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 इज इक्वल टू 0.5। सेकंड, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15 इज इक्वल टू 0.5। द थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 इज ग्रेटर देन 0.5। एंड डी, आखिरी वाला, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15 इज लेस देन 0.5। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट नहीं तो मैं बताता हूं। ठीक, एक चीज जानिए, अगर हम ओवरऑल रेंज में, यानी हम ये कहना चाहें कि सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब ये समझिए, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15, ठीक, पहले के जितने भी हैं सारे टर्म्स को, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 15 पे, प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15। ठीक, ये क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो, क्योंकि हमने सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया है। तो ऑब्वियसली आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो वो हमेशा 1 आएगी। ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज, टोटल प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 होता ही है। ठीक, अगर आप कायदे से देखें तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, वो है 0.5। और जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, भाई अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैंने पिछली भी वीडियो में लिंक डाला था अपनी, इस बार फिर से मैं डाल दूंगा। ठीक है, बट मैंने एक चीज बताई थी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्रिक होने की कंडीशन बताई थी। अगर p इज इक्वल टू हाफ होता है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होता है। ठीक, सिमेट्रिक कहने का मतलब यह है कि ये एरिया, जैसे ये x इज इक्वल टू 15 पे डिवाइड हो रहा है, दोनों इक्वल एरियाज पे, पॉइंट्स पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि x 15 इसकी मिड वैल्यू है। ठीक है, n पे, इसके पहले का एरिया, इसके बाद का एरिया, दोनों सिमेट्रिक। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15 और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15, ये क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आप ये लिखा रहने दे कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों हुआ? मैंने आपको कंडीशन बताई थी, प्रोबेबिलिटी अगर हाफ दे रखी हो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर p की वैल्यू हाफ है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे 0.5 दे रखी है, 0.5 का मतलब हाफ, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। अब आप चाहे तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 लिख लीजिए या लेस देन 15 लिख लीजिए। ठीक है, कोई मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो आप इसे ये करेंगे 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 1। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये कॉन्टिन्यूअस का केस होता तो पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती, बट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्क्रीट पे पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती ही है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 15 है, ठीक, ये 0 से तो बड़ी होगी ही होगी। 100% है कि नहीं भाई? 0 से कुछ तो बड़ी होगी ही होगी। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अगर आप इधर कर देते x इक्वल टू 15, ये आपका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15 इज इक्वल टू 0.5 माइनस हाफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 15। तो आप अपना ऑप्शन चेक करिए भाई, ये जो x लेस देन 15 आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये 0.5 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 15 भी अगर आप लगा देते हैं तो भी ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इक्वल टू 0.5 वो कभी आएगी ही नहीं। यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 15 का जो टर्म है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये प्रोबेबिलिटी चाहे जितनी भी छोटी हो, 0.005 हो, ठीक है, ये दे रखा हो, कोई कह दे ये प्रोबेबिलिटी 0.05 है, ठीक है, कोई ये कह दे 0.0005 है, मेरे भाई तब भी घट तो रही है ना, वो इक्वल टू 0.5 तो नहीं है ना। ठीक, तो ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 0. ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? अगर आप चेक करें, ग्रेटर देन 15 यहां पे लगा दें आप, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ग्रेटर देन 15 हो गया,
मगर ये 0.5 से तो लेस है ना, लेस है तो कैसे हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमारे पास खाली एक ऑप्शन बचता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 50 की 3 लेस देन 0.5, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये टिक हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया ये वाला ऑप्शन तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 और लेस देन 15 इक्वल है। ठीक, तो आप यहां पे लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15, ये वैल्यू तो यही आ रही है 0.5 माइनस हाफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 15, यही चीज आ रही है। अगर आपको दिख ना रहा हो तो सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, ये चीज यही आ रही है ना, 0.5 में से कुछ कम हो रहा है तो भाई ये ग्रेटर देन कैसे हो सकती है, ये तो हमेशा कम होगी। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, लेट x एंड y बी IID रैंडम वेरिएबल्स, और ये फॉलो कर रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n, हाफ। ठीक है, लेट z बी अनदर रैंडम वेरिएबल व्हिच फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 2n, हाफ, देन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू y ये किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू n, प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा ये है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स, find the conditional probability of 6 appearing exactly once given that it has appeared at least। ठीक है, at least once, तो at least का मतलब ये होता है कि एक बार या एक बार से ज्यादा। ओके, पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके जैम में पूछे गए हैं। ठीक, पहले वाला सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू y का मतलब क्या हुआ, ठीक, ये जानिए आप। सिर्फ इतना मतलब है ओवरऑल रेंज में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x और y भी जो आपका होगा वो वैल्यू x ही लेगा। ठीक, सॉरी x छोटा हो गया। ठीक, और ये IID है यानी इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, यहाँ पे x की रेंज जाएगी 0 से लेके n, क्योंकि यहाँ पे हम x कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, x इज इक्वल टू 0 से लेके n, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x और प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू x। ठीक, एक चीज आप जान लीजिए, ये आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, NCX और NCX ये होता है 2NCX। ठीक, ये चीज होती है, ये फॉर्मूला है। अगर किसी को दिक्कत हो कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है तो भाई चाहिए तो आप चेक कर लिए, आके गूगल पे चेक कर लीजिएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको इस फॉर्मूले का पूरा डिराइवेशन दे दूंगा। बट अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन फंस गया और आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो भाई कर नहीं पाओगे, साफ सीधी बात। इतना लंबा ये फॉर्मूला है डिराइव करने के लिए, एक पन्ने का खाली फॉर्मूला वहां डिराइव करने नहीं बैठोगे तुम। ठीक है, इसको ओपन कर लो। ठीक, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x का क्या मतलब हुआ, NCX हाफ की पावर x। ठीक है, हाफ की पावर l माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि पैरामीटर p की जगह तो हाफ दे रखा है। y भी यही फॉलो कर रहा है, NCX हाफ की पावर x इंटू हाफ की पावर l माइनस एक्स। इन सबको उठाओगे तो ये बनेगा क्या, NCX और ये क्या बचा, हाफ की पावर 2n बचा। ठीक, अब इधर किनारे में सॉल्व कर देता हूं, ऊपर इसी को मिटा देता हूं। हाफ की पावर 2n बाहर निकल आएगा, समेशन में बचा क्या, NCX सॉरी, और समेशन का यहाँ सिंबल रहेगा। ठीक, जब ये होगा तब हो जाएगा, समेशन का यहाँ पे सिंबल रहेगा 2NCX हाफ की पावर 2n। अगर आप इसे कायदे से देखें तो ये लिखा क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू n ही तो लिखा हुआ है आपका। क्यों, मैं फिर से आपको बताता हूं कैसे। 2NCX हुआ, ये हाफ की पावर आप यहां लिख दीजिए n। ठीक है, और हाफ की पावर सॉरी x यहां पे होगा, हाफ की पावर n माइनस एक्स। जब आप करेंगे तो आपको यही तो चीज मिल जाएगी, 2NCX और ये पूरा, तो ये चीज आपकी यही लिखी हुई है इन जनरली। वैसे ये 2NC सॉरी मुझे लगता है, हाँ एक मिनट, 2NCN हो जाएगा, x नहीं होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 2NCN हो जाएगा। ओके, ये चीज हो जाएगी, 2NCN होगा, तभी आपका फॉर्मूला डिराइव होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट।
तो आप समझ गए, NCX इंटू NCX अगर समेशन लिख रखा हो तो ये चीज बन जाती है 2NCN, ठीक है, ये चीज बन जाती है। तो पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरे वाला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 हैज अपीयर्ड एग्जैक्टली वंस गिवन दैट इट हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। ठीक है भाई, फेयर डाई को तुम 3 बार थ्रो कर रहे हो तो तुम्हारा x क्या फॉलो करेगा, x फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 3, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 ही तो होगी। ठीक, तो आप इसे आप चेक करिए। ठीक है, 3, 1/6 आप देखिए, आप xi एक इंडिकेटर फंक्शन ले लीजिए। ठीक, 1 है जब 6 आ रहा है, 6 कम्स, 0 जब कुछ और आ रहा है, अदर कुछ भी अदर कुछ भी अदर आ रहा है, कुछ भी 6 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो 0 ले रहा है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 6 अपीयर्स एग्जैक्टली वंस गिवन दैट इट हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बताओ। ठीक है, तो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, इसमें देखिए कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 ही तो कॉमन आ रहा है, अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ऊपर सॉल्व कर लिए, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, 3c1। ठीक है, 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का सॉल्व करने का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 2 + 3। बट हम ये नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का हमें मतलब पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 पे क्या पॉइंट है भाई, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो x 0 ही तो कंसीडर करेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कर दी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मतलब 3c0 1/6 की पावर 0 5/6 की क्यूब। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लिए, आपका आंसर 75/91 शायद आ रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका IIT जेईई में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कह रहा है there are two boxes each containing 2 components, ठीक है, and each component is defective with probability 1/4 independent of other। ठीक है, find the probability that exactly one box contains exactly one defective item। तो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, एक तरीका तो यह है कि आप ये सोचिए कि भाई 2 बॉक्सेस हैं, आपके पास 4 चीजें हैं। ठीक है, दोनों ही बॉक्सेस में एक एक डिफेक्टिव आइटम आए, इस चीज के चांसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास 4 चीजें हैं, 1 2 3 4 और 2 बॉक्सेस ये रहे। ठीक, अब हम कह रहे हैं इनमें से मानिए कि कोई 2 डिफेक्टिव आइटम्स जो है एक एक ही खाली इस डिब्बे में आए, एग्जैक्टली एक कंसीडर करें, एक होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज की चांसेस सिर्फ इतनी है कि ये अगर आपको चांस आउटकम बनाना है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे 4 में से जो 3 आइटम है ये डिफेक्टिव होंगे, तभी ये हो पाएगा। समझे कि हमें जो 4 आइटम, टोटल 4 आइटम्स दिए गए हैं, 4 में से जब तक 3 आइटम डिफेक्टिव नहीं होंगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर दोनों में ही डिफेक्टिव आइटम पाया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ये तरीका हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल ये है, 2 बॉक्स है, आप एक बॉक्स को x कंसीडर कर लिए, दूसरे को y कंसीडर कर लिए। ये फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, 1/4, ये भी फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 बॉक्स कंटेन 1 डिफेक्टिव आइटम, इतना मैं नहीं लिखूंगा। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी की पहली चीज जो आपका बॉक्स A1 है, ये एक आइटम कंसीडर करे, कॉमा y या तो एक भी नहीं कंसीडर करेगा, उसमें एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं होगा, या फिर 2 बाकी के बचे 2 डिफेक्टिव आइटम है वो y में होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 डिफेक्टिव आइटम्स आ रहे हैं। ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी या तो x एक भी कंसीडर, एक में एक भी ना हो x में, या फिर सॉरी y में 1 हो, x में 0 या 2, ये चीज। तो अगर आप देखें तो ये चीज, क्योंकि x और y भाई IID है और दोनों का है डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो आप इसे ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 और 2। ठीक, अब ये ब्रेक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 और 2। ठीक,
ऊपर सॉल्व कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इंटू ये टूटेगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आएगा आपका, जहां तक मुझे लग रहा है 15/32 इसका आंसर आएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। एक प्रोसेस ये है कि आप इसे डिराइव कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए भाई, ऐसा बहुत ही कम चांस हो सकता है कि भाई तुम्हारे पास 2 डिफेक्टिव आइटम दे रखे हैं, ठीक है, और ये तो मतलब क्या चांस ही कोई नहीं बना कि भाई पता चले हमने दोनों डिफेक्टिव आइटम उठा के x में रख दिए, ठीक है, दोनों ही x में प्रेजेंट है। बट हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली एक बॉक्स एक डिफेक्टिव आइटम कंसीडर करे, जरूर ही करे, उसके पास डिफेक्टिव आइटम होना ही चाहिए एक डब्बे के अंदर एक। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास 3 चीजें खराब होंगी, तभी पॉसिबल है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा प्रोसेस ये भी समझ लीजिए आप कि भाई देखिए, x डिफेक्टिव आइटम कंसीडर कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी x कंटेन्स डिफेक्टिव आइटम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2c1, ठीक है, 1/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर, सॉरी 3/4 स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा 3/8। ठीक, सेम चीज y अगर कंसीडर कर रहा है, y में है कोई डिफेक्टिव आइटम, तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी 3/8। x बार क्या हो जाएगा? 5/8। y बार क्या हो जाएगा? ये भी 5/8। अब आपको जो डिब्बा चूज करना है, अब आप ये मत सोचिए कि मतलब हम कह रहे हैं ये इवेंट हटा दीजिए कि अब हमने चूज कर लिया है कि इन दोनों में डिफेक्टिव आइटम है। अब हमें डिब्बा तो एक ही चूज करना है ना, 2 डिब्बे हैं, हमें 2 डिब्बों में से एक ही डिब्बा चूज करना है। तो बॉक्स का कोई इवेंट सेट चूज कर लीजिए कि बॉक्स चूज करा जा रहा है, ठीक है। z ये क्या फॉलो करेगा? 2, भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी सारी सेम ही है, और वो भी तो ये फॉलो करेगा 3/8 की भाई आपने जो बॉक्स चूज किया है उसमें डिफेक्टिव आइटम है कि हाँ डिफेक्टिव आइटम है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो तो 3/8 ही होगी, जाहिर सी बात है। ठीक, और 2 बॉक्सेस हैं तो दो इवेंट हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा? बाइनोमियल। ठीक, तो चीज ये कि एग्जैक्टली एक बॉक्स कंसीडर करता है, एक बॉक्स में एक डिफेक्टिव आइटम है, ये हो गई 2c1, ठीक है, 3/8 इंटू 5/8। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 15/32, ये आ गया। ठीक, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप समझने की कोशिश करिए कि भाई हमने पहले दोनों जो हमारे पास बॉक्सेस हैं उनकी हमने इंडिपेंडेंटली फाइंड कर ली कि डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर अब हमें ये चूज करना है कि बॉक्स तो हम एक ही चूज करेंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की एक बॉक्स में एक ही डिफेक्टिव आइटम होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ यही होगी कि भाई आपके पास बॉक्स तो एक ही चूज करना है आपको, बॉक्स आपके पास 2 है, उनमें डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। ठीक, तो एक बॉक्स में एक डिफेक्टिव आइटम है, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो फिर से 2 क्वेश्चन मैंने कंसीडर किए हैं, दोनों ही पूछे गए हैं, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है y फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 72, 1.3 यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 22 लेस देन 28, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गिवन fx इज इक्वल टू x/3, x गोज 1, 2, ठीक है, एंड fy गिवन x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स x, हाफ, देन फाइंड एक्सपेक्टेशन y। ठीक, तो पहले हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे फिर पहला वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि ये fx लिखा हुआ है, तो भाई गलत है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है आपको रेंज दे रही होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक कोई पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें क्या दूसरी चीज दे रखी है? f ऑफ y गिवन x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स x, हाफ। हमें पूछा गया एक्सपेक्टेशन y। एक्सपेक्टेशंस वाली वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। एक्सपेक्टेशन पे
किसी कंडीशनल का अगर आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो आपको केवल डिस्क्रीट मिलेगा, यानी एक्सपेक्टेशन y गिवन x आप लेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन y मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y लेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन x मिल जाएगा। यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, वरना अगर आप इसमें ये निकालने बैठ गए कि भैया fy क्या होगा फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो फॉर्मूलेज भाई याद रखो, एक छोटी सी कॉपी बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिख लो और रिवाइज करते रहो। एक्सपेक्टेशन y क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x फॉलो क्या कर रहा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 6,5 एंड वी नो दैट मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np। एक्सपेक्टेशन होता क्या है, मीन ही तो होता है, n यहाँ पे क्या है x, p क्या है हाफ, सो हाफ टाइम्स एक्सपेक्टेशन x। तो अब तो डायरेक्टली आराम से यार तुम कर ही सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हें fx का तो पीडीएफ पता ही है क्या है, हाफ समेशन ओवर रेंज ऑफ x गोज फ्रॉम 1 to 2 x इंटू एक्स अपॉन 3। इसका क्या मतलब है, 1/6 एक्स स्क्वायर का समेशन x गोज फ्रॉम 1 to 2। इसको तुम करोगे 1 + 4/6 आ जाएगा, तो ये 5/6 आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए बहुत छोटे से ही स्टेप में हो गया। अगर आप अभी f ऑफ y गिवन x आप वो निकालने ले जाते हैं, पहले इसका ज्वाइंट निकालते हैं, फिर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, y की तो रेंज भी नहीं दे रखी है, वैसे आप कर रहे होते तो बहुत लंबा पड़ जाता है ये चीज़। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें यह चीज़ लिखी हुई है, यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस टाइप की अगर चीज़ें लिख के आ रही हैं, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सिर्फ साफ छोटा सा ही मतलब है, इसका मतलब है आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करनी है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, किसी भी अगर आप जैसे रैंडम वेरिएबल है उससे उसका मीन माइनस करेंगे, ठीक है, और वेरिएंस से उसके डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0,1, यानी मीन 0 और 1, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1। ठीक है, तो सिर्फ ये इतना लिखा हुआ है। ओके, ये चीज हमें करनी है। तो पहली चीज आप मीन पहले निकाल लिया, इसका क्या होगा, ये फॉलो कर रहा है 72,1/3, सो वी नो मीन इज नथिंग np। 72 × 1/3 आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 2 6 3 4 24। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आप निकाल लीजिए, npq, ठीक, 8 16, तो सिग्मा क्या आ गया, 4 आ गया। यूज कर लीजिए इसमें आप प्रोबेबिलिटी 22 - 24/4 लेस देन इक्वल टू y - 24/4 लेस देन इक्वल टू 28 - 24/4। ये क्या चीज़ आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी, इसको अगर आप z मान लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, जो कि z है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, z लेस देन इक्वल टू यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा -0.5। ठीक, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। अब ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बन गया तो fb - fa डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0.5। ओके, f ऑफ 1 माइनस, ठीक है, f ऑफ -a इज इक्वल टू 1 - fa होता है, तो 1 - fa करेंगे तो 1 + fa हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0.5 -1। ठीक, यहाँ पे मैंने वैल्यूज काफ़ी आसान कंसीडर करी है कि f ऑफ 1 की भी आपको वैल्यू पता होती है। ठीक है, शायद 0.33 समथिंग कुछ होती है, मुझे याद नहीं है। इसकी f ऑफ 0.5 की वैल्यू होती है, सॉरी f ऑफ नहीं होगा, ये फाई लग जाता है यहाँ पे, फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0.5। आपको इन सब की वैल्यूज ऐसे क्वेश्चंस में दे रखी होंगी, बताया जाएगा आपको, इन सब की वैल्यूज आपको दी होंगी। ठीक, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का एक अप्रोक्सीमेशन लगता है, ठीक है, ताकि ये कॉन्टिन्यूअस की रेंज में आ जाए, 22 से 28 तक जा रहा है, बट ये नहीं है। इस चीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं पढ़ के या फिर कैसे भी आपको वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना, बट आप अभी समझ लीजिए कि जैम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको वहाँ कॉन्टिन्यूटी अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़े। वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 5.1, 5.2, 5 और 0.5 सबकी वैल्यूज दे रखी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल हम लोग अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और भाई फिर से कह रहे हैं भाई चैनल यार शेयर कराओ, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, मज़ा नहीं आ रही बढ़ाने में। चलो ठीक है, हम तो अपना काम करते रहेंगे, आप भी अपना काम करिए।
जो कि है शेयर करना चैनल को, लोगों को बताना, और बने रहेंगे हम लोग यार। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए, काफ़ी तेज़ हम लोग चल रहे हैं। शायद 1.5-2 महीने में, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर जिस स्पीड से चल रहे हैं हम लोग, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैथ वैथ के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। चलिए ठीक है।